बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर एम आर अवान यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की जानिब से लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे चैप्टर 17 और हमने कंडक्शन के लिए एक थ्योरी पढ़ी थी, एनर्जी बैंड थ्योरी। और उस एनर्जी बैंड थ्योरी की बेसिस के ऊपर हमने कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स को एक्सप्लेन किया था। फिर हमने सेमीकंडक्टर में भी इम्प्योरिटीज़ ऐड करके उनको बेहतर कंडक्टर बनाने की कोशिश की थी, ताकि उनमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी हों और माइनॉरिटी भी होते हैं, आपको पता है। और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की मदद से हम उनमें से करंट पास करते हैं। अगर आपको प्रीवियस याद हो तो हमने एन टाइप जब पढ़ा था तो हमने कहा था उसमें मेजॉरिटी चार्ज करंट कैरियर्स या चार्ज कैरियर्स वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि जो माइनॉरिटी इनमें हैं वो ज़ाहिर बात है होल्स हैं। जबकि जब हम पी टाइप की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि पी टाइप के अंदर मेजॉरिटी जो करंट कैरियर्स हैं दे आर द होल्स, और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स या करंट कैरियर्स हैं दे आर होल्स। सो यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होता है। उसके बाद हमें एक टर्म नेक्स्ट पढ़ाई जाती है सुपर कंडक्टर्स। लेकिन सुपर कंडक्टर्स को डिस्कस करने से पहले वी मस्ट नो कि सुपर कंडक्टर होता क्या और ये आम कंडक्टर से डिफरेंट कहाँ पर। देखिए, कंडक्टर वो चीज़ होती है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है, उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होती है। सुपर कंडक्टर्स क्या हैं? ऐसे मटेरियल्स, ऐसी चीज़ें जिनमें रेजिस्टिविटी की वैल्यू या रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़ीरो होती है, कि जब इनमें से करंट पास करता है देयर इज़ नो ऑपोजिशन फॉर द फ्लो ऑफ करंट। तो पहले तो हम ये देखें ना कि करंट को ऑपोजिशन प्रोवाइड कौन कौन कैसे फैक्टर्स करते हैं और ये इस ऑपोजिशन की बेसिक वजह कौन सी है। और फिर हम लिंक जोड़ेंगे सुपर कंडक्टर्स के साथ कि सुपर कंडक्टर्स में ऐसा क्या हम करते हैं कि ऑपोजिशन ज़ीरो हो जाती है। वही कंडक्टर्स रूम टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, लेकिन उन्हीं टेम्परेचर्स को जब हम थोड़ा बहुत डील करते हैं इन अ प्रॉपर वे तो वही हमारे लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर आकर सुपर कंडक्टर्स के तौर पर बिहेव करते हैं। सो फर्स्ट वी शुड डिस्कस अबाउट द रेजिस्टेंस, कि उस रेजिस्टेंस की, उस रुकावट की असल वजह क्या है। तो सपोज ये हमारे पास एक कंडक्टर है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सुपर कंडक्टर, मैं किसी एक जनरल कंडक्टर की बात कर रहा हूँ। तो इस कंडक्टर में से हम करंट पास करवाते हैं सपोज ये हमारे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में से हम पास करवाते हैं करंट। तो करंट पास करवाने के लिए इन रियलिटी अगर मैं बात करूं तो करंट कैरियर्स हमेशा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसमें अगर करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, द रियल करंट और द इलेक्ट्रॉनिक करंट जिसे हम कहते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करना चाह रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ करने के लिए हम डॉट्स लगा लेते हैं फॉर आवर ईज के इलेक्ट्रॉन्स ने लेफ़्ट से राइट साइड पर मूव करना। अब इस दौरान जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो दरमियान में सॉलिड पार्टिकल्स, मतलब उनके न्यूक्लियस भी मौजूद हैं, और न्यूक्लियस के पास वाइब्रेटरी मोशन होती है, एटम्स के पास वाइब्रेटरी मोशन होती है। हमने जब सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी तो हमने कहा था कि सॉलिड के पार्टिकल्स अपनी जगह पर रहकर वाइब्रेट करते हैं। तो यहाँ पर मौजूद एक एटम अपनी मीन पोजीशन से अपवर्ड मूव कर रहा है, मीन पोजीशन से डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास करने की कोशिश करेगा तो इलेक्ट्रॉन इस एटम के साथ कोलाइड करेगा, उसकी कोलिजन होगी। कोलिजन के नतीजे में इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम हो जाएगी। अब अगर इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम हो गई तो करंट कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था I इज इक्वल्स टू Q ओवर T। फॉर अ मोमेंट आप इमेजिन करें कि उसकी कोई कोलिजन नहीं होती और इलेक्ट्रॉन इजीली पास कर जाता है, तो क्या होगा? तो होगा ये कि जब इलेक्ट्रॉन्स सीधे पास कर जाएंगे विदाउट एनी कोलिजन, उनको गुजरने के लिए टाइम कम लगेगा, और जब ये टाइम कम होगा तो करंट की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी। और इसी तरह जब इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करेंगे कोलिजन के नतीजे में उनकी स्पीड पे इफेक्ट आएगा। दे विल रिक्वायर लार्जर टाइम टू पास थ्रू द कंडक्टर, और जब उनको टाइम ज़्यादा लगेगा तो ऑब्वियसली करंट कम हो जाएगा। सो कोलिजन इफ़ेक्ट कर रही है इन अ सेंस करंट की वैल्यू को, और करंट की वैल्यू में यही जो रुकावट है दैट इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस। और इस रेजिस्टेंस के ऊपर अब हमने देखते हैं आगे कि कौन कौन से फैक्टर्स
इफ़ेक्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 13 में भी हमने डिस्कस किए थे। एक दफ़ा फिर हम उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को इफ़ेक्ट करते हैं। तो रेजिस्टेंस को जो फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं उनमें एक फैक्टर है रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कि ये कंडक्टर जितना बड़ा होता चला जाएगा मोर द नंबर ऑफ एटम्स विल बी देयर। और जारी बात है इलेक्ट्रॉन जो एटम्स की लेयर्स हैं वो बढ़ जाएंगी। जब आप नॉर्मल आप लेंथ की बात कर रहे हैं यहाँ तक तो ये एटम्स की लेयर हैं, जब आप लेंथ बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली मोर लेयर्स ऑफ द एटम्स विल बी एडेड। और जब ज़्यादा लेयर्स ऐड होंगी व्हाट विल हैपन, ऑब्वियसली अब इलेक्ट्रॉन ने पहले कोलाइड करना था सपोज इनके साथ, लेट्स से इट्स स्ट्रेंथ इज़ 339 33628, ये 8 लेयर्स हैं और इसके आगे 2 और हम एक्स्ट्रा लेयर्स ऐड कर देते हैं। हम ये कह रहे हैं कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर हम इंक्रीज़ करने जा रहे हैं। तो जाहिर बात है जब आप 2 लेयर्स को और ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन उनके साथ भी कोलाइड करेगा। सो कोलिजन आप बढ़ा रहे हैं, कोलिजन की तादाद बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ने यहाँ कोलाइड करना है, यहाँ और यूँ करते करते जब सबके साथ करेगा तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस बढ़ गई है, रुकावट बढ़ गई है। दूसरी चीज़, रेजिस्टेंस इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस एरिया पे डिपेंड करती है लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्यों? अब एरिया से मुराद क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। और जिस वायर की आप बात कर रहे हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट द थिकनेस ऑफ द वायर। इफ़ द वायर इज़ थिनर, तो अगर वायर थिन होगी देयर विल बी लेस डिस्टेंस या लेस, आप कह लें कि एक पाथ है, लेसर पाथ फॉर द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। कि इलेक्ट्रॉन को गुजरने के लिए एक बड़ा नैरो पाथ मिलेगा जिसमें से उसने पास करना है। बट अगर आप इसके रिवर्स सोचें, यू हैव अ थिकर वायर, तो अब इलेक्ट्रॉन को गुजरने के लिए ज़्यादा रास्ता मिल रहा है, अ वाइडर पाथ, और वो आसानी से उसमें से गुजर सकेगा। तो एरिया क्या करता है? एरिया रेजिस्टेंस को कम करता है। यही वजह है कि हम जब हाउस अप्लायंसेस को इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉल करते वक्त हम केयरफुली ये नोट करते हैं कि हर अप्लायंस को उसी के अकॉर्डिंग वायर अटैच की जाती है। इफ़ यू आर इंस्टॉलिंग एन एसी और एयर कंडीशनर, तो आप उसके साथ एक थिक वायर जो ज़्यादा करंट लेकर जाती है उसको अटैच करते हैं। ऑन द अदर हैंड जब हम कोई बल्ब या कोई फ़ैन अटैच कर रहे होते हैं तो हम आम नॉर्मल वायर अटैच करते हैं। क्यों? इट रिक्वायर्स अ वेरी लेसर अमाउंट ऑफ करंट एज़ कम्पेयर टू एयर कंडीशनर। सो एरिया ऑफ द वायर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। और अगर हम इन दोनों को ज्वाइन कर दें तो हम लिखते थे R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। और जब प्रोपोर्शनैलिटी हम हटाते हैं तो लगाते हैं कांस्टेंट R इज़ इक्वल्स टू ρL/A। और यहाँ पर ये जो रो है, इस रो का नाम है रेजिस्टिविटी। दिस रो इज़ रेजिस्टिविटी। और इसके लिए हम दूसरा नाम भी यूज़ करते हैं, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, अगर ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात है तो इसके लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं और डिस्कस करते हैं कि स्पेसिफिक किस तरह है। और मैंने कहा कि ये तो रेजिस्टेंस है, पहले मैंने इसे रेजिस्टिविटी नाम दिया, अब मैंने इसे भी क्या कह दिया? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्यों? क्योंकि अगर आप इस एरिया को 1 पुट करें, इस लेंथ को एरिया को 1 मीटर स्क्वायर पुट करें, एरिया अगर हम पुट कर दें 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ को हम पुट कर दें 1 मीटर। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द वायर और द सब्सटेंस इज़ 1 मीटर क्यूब, तब जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, आपने यहाँ पर भी 1 पुट करना है, आपने यहाँ पर भी 1 पुट करना है। सो यू कैन से दैट रो इज़ इक्वल टू R। तो रेजिस्टिविटी असल में रेजिस्टेंस ही है, और ख़ास इसलिए हम कह रहे हैं बिकॉज द सब्सटेंस दैट इज़ अंडर कंसिड्रेशन, उसका वॉल्यूम हमने 1 मीटर क्यूब लिया। अब एक और फैक्टर भी डिपेंड करता है। ये फैक्टर्स आप तब डिस्कस करते हैं when you say that you are obeying Ohm's law and the temperature of the substance do not increase। लेकिन एक नेचुरल फिनोमेनन है कि जब भी करंट पास करता है तो कोलिजन तो होती है, तो उस कोलिजन के नतीजे में ऑब्वियसली टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है। इफ़ समवन स्लैप्स यू, ऑब्वियसली आप किसी को स्लैप करें तो टेम्परेचर
ऑफ योर चीक विल इंक्रीज। ठीक है, तो सेम यहाँ पर भी यही होता है कि अब जब ये इलेक्ट्रॉन आकर एटम के न्यूक्लियस के साथ या कोलाइड करेगा तो ऑब्वियसली उस कोलिजन के नतीजे में हीट प्रोड्यूस होगी। अब ये हीट क्या करेगी, हीट इफ़ेक्ट करेगी द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स को, और जब हीट मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स या न्यूक्लियस को चेंज करेगी तो वो उनकी वेलोसिटी को बढ़ाएगी। असल में हमने इसके पीछे पढ़ा था एक टॉपिक, टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। हमने ये गैसेस के लिए प्रूफ किया था। तो जनरली ये तमाम हमारा जो मैटर की स्टेट्स हैं उनके ऊपर अप्लाई होता है दैट द टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसके पार्टिकल ज़्यादा तेज़ी से मूव करना शुरू कर देते हैं। इन केस ऑफ लिक्विड और द गैसेस दे हैव रैंडम मोशन, तो वो तेज़ी से मूव करेंगे। इसके लिए एक बड़ा सिंपल सा आपने एक्सपेरिमेंट पढ़ा था और एक सिंपल ऑब्जर्वेशन आपने की थी और कहा था कि अगर आप सर्दियों में रूम के किसी कॉर्नर पर परफ्यूम स्प्रे करते हैं और एक तरफ आप वही परफ्यूम गर्मियों में स्प्रे करते हैं तो जो ऑन अ हॉट डे वो रूम के अंदर जल्दी स्प्रेड कर जाता है, on the other hand on a colder day it will take bit a little longer time, क्योंकि पार्टिकल्स की मूवमेंट स्लो है जब टेम्परेचर कम है। जब टेम्परेचर ज़्यादा है तो पार्टिकल्स की मूवमेंट तेज़ है, वो जल्दी से एक एंड से दूसरे एंड पर पहुंच जाते हैं। सेम इज़ द केस ओवर हेयर। और यहाँ से आगे आपने इसको गौर से सुनना है। अब इसका लिंक जुड़ता चला जाएगा सुपर कंडक्टर्स के साथ। सो टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, कि अगर आप इस कंडक्टर को हीट करें तो इसके पार्टिकल तेज़ वाइब्रेट करेंगे। अब जब पार्टिकल तेज़ मूव करेंगे तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज़ हो जाएगी, कि पहले एक इलेक्ट्रॉन पास कर रहा था, एक न्यूक्लियस वाइब्रेट कर रहा है, एक दफ़ा कोलिजन हुई। जब उसकी स्पीड बढ़ेगी तो हो सकता है एक से ज़्यादा कोलिजन हो जाए। जब एक से उसकी कोलिजन इंक्रीज़ कर गई सिंपली तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस और बढ़ गई। सो टेम्परेचर असल में क्या करता है, टेम्परेचर रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करता है। टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो टेम्परेचर जब रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करता है तो यहाँ पर ये डायरेक्ट रिलेशन, इसके अंदर जो फंक्शन है वो कुछ और है। इसके लिए हमने फार्मूला पढ़ा था कि हमने कहा था वहाँ पर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट ओवर आर नॉट टी। तो वहाँ पर जो रिलेशन है वो कुछ और है, उसको यहाँ पर इससे लिंक मत कीजिएगा कि ये डायरेक्ट बिल्कुल इसी तरह ही फॉलो करता है, नॉट एट ऑल। और भी फैक्टर्स बीच में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। ऑल्सो डिपेंड करता है कि 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रेजिस्टेंस कितनी है। बहरहाल टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, यही चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ती है, और अगर टेम्परेचर कम हो तो क्या होगा, अगर टेम्परेचर कम हो इट मीन्स दैट यू आर गोइंग टू डिक्रीज द रेजिस्टेंस स्टेप बाय स्टेप। आप आहिस्ता आहिस्ता रेजिस्टेंस को कम कर रहे हैं, और अगर हम टेम्परेचर कम करते चले जाएं तो जो पार्टिकल की मूवमेंट है, ये जो वाइब्रेटरी मोशन है, ये भी स्लो होना शुरू हो जाएगी। और स्लो होते होते एक वक्त हमारे पास ऐसा भी आना चाहिए जब ये पार्टिकल रेस्ट पर आ जाए, मतलब ये वाइब्रेट ही ना करे, आप इसको इतना टेम्परेचर कम कर दें। तो इतना कम टेम्परेचर अटेन करना बड़ा मुश्किल है। तो इस कम टेम्परेचर को अटेन करने के लिए हम एक छोटी सी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, और वो टेक्निक क्या है, वी यूज़ लिक्विड नाइट्रोजन। हम लिक्विड नाइट्रोजन यूज़ करते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन को आप जिस सब्सटेंस का टेम्परेचर कम करना चाह रहे हैं आप उसके ऊपर उसको पोर डाउन करें, आप उसके ऊपर उसको गिराएं, तो वो लिक्विड नाइट्रोजन उसका टेम्परेचर कम करती जाएगी। और कम करते करते हमने इतना कम टेम्परेचर कर देना है कि रेजिस्टिविटी उसके जो वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाए। अब थोड़ा सा उस इफेक्ट को देखते हैं कि असल में ग्राफ में हम उसको देखते हैं कि असल में हो क्या रहा है। हमने एक एक्सेस पर रख लेना है यहाँ पर रेजिस्टिविटी को, ये हमारे पास आ गई रेजिस्टिविटी, साथ ये वैल्यू की इस साइड पे इंक्रीज़ कर रही है, और यहाँ पर हमारे पास है जी टेम्परेचर इस साइड पर इंक्रीज़ कर रहा है। तो जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ऑब्वियसली रेजिस्टिविटी की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो ग्राफ की लाइन में कोई ड्रॉ कर रहा हूँ कुछ यूँ, यहाँ से मैं बैकवर्ड आ रहा हूँ, क्यों लेफ़्ट साइड पे, लेफ़्ट से राइट जाऊँ तो टेम्परेचर बढ़ता है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि हम टेम्परेचर कम करने की बात करते हैं। तो पहले मैं कह देता हूँ एक सब्सटेंस है हमारे पास, इस टेम्परेचर के ऊपर यहाँ पर ये टेम्परेचर है उसका, और ये उसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू है।
अब आप टेम्परेचर को करें कम। जब टेम्परेचर होगा कम तो क्या होगा, ये जो ग्राफ की लाइन है ये यूँ इंक्लाइंड यूँ पीछे की तरफ आना शुरू हो जाएगी। अब इस बात का मतलब क्या है, आप किसी भी पॉइंट पर रुक के चेक कर लेते हैं ना, इस बात का मतलब क्या है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो अब हमने टेम्परेचर को देखें तो हमने टेम्परेचर को कर रखा है कम। टेम्परेचर अगर हम नोट करें तो टेम्परेचर यहाँ पर बहुत कम एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट कंडीशन, वो लाइन ही रेज हो गई। सो पहली कंडीशन से टेम्परेचर तो कम हो चुका हुआ है। और अगर हम रेजिस्टिविटी का इफ़ेक्ट देखें तो रेजिस्टिविटी भी हमें यहाँ पर कम मिलती है। अब अगर यही सिनेरियो चलता रहे तो हम एक ऐसा टेम्परेचर अटेन कर लेते हैं जहाँ पर रेजिस्टिविटी ज़ीरो हो जाती है, और यूँ ही आगे चलते चलते हम उस टेम्परेचर पे पहुँच गए जहाँ पर रेजिस्टिविटी ज़ीरो हो जाती है। और ये वो ब्लू कलर की मैं लाइन से शो कर रहा हूँ कि यहाँ पर आप इस टेम्परेचर पे जब पहुँचे तो फ़ौरन रेजिस्टिविटी की वैल्यू यूँ ड्रॉप करके यहाँ पर आ जाती है ज़ीरो। यहाँ पर रेजिस्टिविटी की वैल्यू कितनी हो चुकी है, ज़ीरो। और इस पॉइंट पर जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर को नाम देते हैं, दिस टेम्परेचर इज़ कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। दिस टेम्परेचर इज़ कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। इसको डिनोट करते हैं TC से। और क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जहाँ पर किसी सब्सटेंस की रेजिस्टिविटी की वैल्यू ज़ीरो हो जाए। द टेम्परेचर एट विच वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी बिकम्स ज़ीरो, उस टेम्परेचर को हम नाम देते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। हर सब्सटेंस के लिए ये टेम्परेचर एक जैसा नहीं है। पहली दफ़ा हमारे पास साइंटिस्ट थे 1911 में, कैमर्लिंग ओन्स, इन्होंने एक सुपर कंडक्टर बनाया था। और सुपर कंडक्टर बनाने के लिए इन्होंने यूज़ किया था मरकरी को। अब मरकरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है। जब हम मरकरी का टेम्परेचर कम करते जाते हैं तो होता यूँ है कि उसके मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है वो स्लो होती जाती है। एक वक्त आता है कि मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट इतनी स्लो या ना होने के बराबर होती है कि जब इलेक्ट्रॉन उनमें से पास करते हैं, देयर इज़ नो कोलिजन बिटवीन दैम। तो इलेक्ट्रॉन जब स्ट्रेट पास करता है तो इस दौरान इलेक्ट्रॉन की जो डिसिपेटेड एनर्जी होगी वो कितनी होगी, ज़ीरो। यहाँ पर ये बात भी याद रखिएगा कि अगर आप सुपर कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो P इज़ इक्वल टू I²R, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस तो ज़ीरो है सुपर कंडक्टर के केस में, तो पावर डिसिपेटेड भी कितनी होगी, पावर डिसिपेटेड विल बी ज़ीरो। और अगर पावर डिसिपेटेड ज़ीरो हो तो ये बात याद रखनी है कि अगर सुपर कंडक्टर्स में से एक दफ़ा आपने करंट फ्लो करवा दिया तो उसके बाद आपको EMF सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि EMF सोर्स क्या काम करता है, वो उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करवा के इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर रहा होता है। अगर आपको EMF सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो व्हाट डज़ इट मीन कि एक दफ़ा आपने अप्लायंस को करंट दे दिया सुपर कंडक्टर के थ्रू तो वो मुसलसल करंट फ्लो करता ही रहेगा। और अगर वो करता ही रहेगा तो इट इज़ 100% आइडियल सिचुएशन। और इस 100% आइडियल सिचुएशन के अंदर हमारे पास जो पावर का लॉस होता है दैट इज़ ज़ीरो। जो सुपर कंडक्टर्स के अंदर पावर लॉस हमेशा कितना होता है, ज़ीरो। और मरकरी के लिए कैमर्लिंग ओन्स ने जो टेम्परेचर सेट किया था जहाँ पर ये सुपर कंडक्टर्स बने थे, तो मरकरी तकरीबन 4.2 केल्विन्स पे सुपर कंडक्टर बन गया। अब एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, वो प्रॉब्लम आज तक हम फेस कर रहे हैं। वो प्रॉब्लम ये है कि सुपर कंडक्टर्स इतने कम टेम्परेचर पे 4.2 केल्विन, इस 4.2 केल्विन का मैं मतलब थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। 4.2 केल्विन का मतलब होता है 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। ठीक हो गया। -273 डिग्री इज इक्वल टू 0 केल्विन। तो 4 केल्विन किसके इक्वल होगा, अगर आप यहाँ पर देखें तो 4 केल्विन विल बी इक्वलेंट टू -4.2 की बात हो रही है, तो 4.2 केल्विन, तो ये तकरीबन बनेगा 268.8 डिग्री सेल्सियस।
-268.8 केल्विन। इस बात का मतलब ये है कि ये बहुत ही लो टेम्परेचर है। हमारे फ्रीज़र का टेम्परेचर, फ्रीज़र की बात कर रहा हूँ, और जो अच्छी क्वालिटी के हम यूज़ करते हैं उनका टेम्परेचर तकरीबन -30 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस होता है। -30 टू -40, मैं फ्रीज़र पोर्शन की बात कर रहा हूँ, और वो भी अगर रिफाइन और सबसे अच्छी क्वालिटी की मैं बात करूँ तो। जबकि ये टेम्परेचर कितना है, -268, ऑलमोस्ट 7 टाइम्स ग्रेटर देन दैट। तकरीबन 7 गुना का फ़र्क है। इतना कम टेम्परेचर, इट्स इम्पॉसिबल टू अटेन। और अगर आप कर भी लें, अगर हम अपने रूम में इसको करने की कोशिश भी करें, तो हम अगर रूम पे वायर को तो हम चलो जी टेम्परेचर कम प्रोवाइड कर लेंगे, लेकिन उस रूम में ख़ुद हम कैसे ज़िंदा रहेंगे? सवाल ये पैदा होता है ना कि इतने लो टेम्परेचर के ऊपर हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर टेम्परेचर माइनस में पहुँचे, -0, -1, -2, तो तब हम उसको बियर करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है, लेकिन -268 भी बहुत लो टेम्परेचर है। तो आज हमारी कोशिश क्या चल रही है कि हम इस तरह से कुछ करें, कुछ ऐसी चीज़ें हम यूज़ करें कि हम इन चीज़ों को, जो सुपर कंडक्टर्स का जो टेम्परेचर है, क्रिटिकल टेम्परेचर, इसको हम बढ़ा सकें। ठीक है, हम सुपर कंडक्टर को रूम टेम्परेचर पे किसी न किसी तरीके से एप्लीकेबल कर सकें, क्योंकि अगर रूम टेम्परेचर के ऊपर ये अप्लाई हो जाते हैं और ये अगर रूम टेम्परेचर पर डिज़ाइन कर लिए जाते हैं, तो इसका बहुत बहुत रेवोल्यूशनरी इफेक्ट होने वाला है। क्योंकि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, ऑटोमेटिकली इट विल बी ड्रॉपिंग टू ज़ीरो, ऑलमोस्ट तकरीबन वो ज़ीरो पे आने वाली है। क्यों? क्योंकि आपने वायर सुपर कंडक्टर से बनाई, आगे जो अप्लायंस लगाई है उसमें भी आपको सुपर कंडक्टर यूज़ करने जा रहे हैं, तो आपका सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है कि एनर्जी डिसिपेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, एनर्जी डायरेक्टली जो एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किसी दूसरी फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लें। लेकिन लेट से आपने बल्ब लगाया है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सारी किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, आप लाइट में कर रहे हैं। एक तो आपके सिस्टम्स की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, दूसरा ये होगा कि पहले एक पावर लॉस फैक्टर्स होता था कि जब आप इसको दूर दराज इलाकों से अपने घरों तक कन्वे करते थे तो तब भी आपको लॉस मिल रहा है, और इसी तरह फिर वो जो आपके घरों तक पहुंच गई, घरों में आगे डिफरेंट अप्लायंसेस तक पहुंच रही, वहाँ पर भी लॉस है। तो वो सारे के सारे लॉसेस मिनिमाइज हो जाएंगे और जो एक शॉर्टफॉल चलता है इलेक्ट्रिसिटी का वो कम हो जाएगा। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ और भी सब्सटेंसेस हैं जो आपकी बुक पर मेंशन किए गए हैं। इन्हीं सब्सटेंसेस में एक है सब्सटेंस एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम द टेम्परेचर 1.18 केल्विन पे 100% जो रेजिस्टेंस इसकी है वो ज़ीरो हो जाती है। इट इज़ अ सुपर कंडक्टर एट अ टेम्परेचर ऑफ 1.18। इसी तरह बुक पे मेंशन है टिन, SN टिन का सिंबल है, एंड इट इज़ 3.72 केल्विन पे जाकर ये सुपर कंडक्टर हो जाता है। इसी तरह लेड के लिए वैल्यू है लेड 7.2 केल्विन। अब मॉडर्न एरा में हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम मज़ीद इस टेम्परेचर को बढ़ा सकें। मतलब देखें ना, लेड 7.2 तक पहुँच गया, चले 7.2 पर भी है तो इससे तो 3 कम हो गए ना, -265 तक तो हम पहुँच गए, -265.8 डिग्री सेल्सियस तक। तो ऐसी ही एक डिस्कवरी 1986 में हुई। सेरामिक मटेरियल्स को यूज़ किया गया, और सेरामिक मटेरियल्स को यूज़ करके हमने एक स्पेशल डिज़ाइन किया एक सुपर कंडक्टर। तो वो सिरामिक से बना हुआ एक स्पेशल सुपर कंडक्टर, वो तकरीबन था 125 केल्विन, अ बिट बिगर अचीवमेंट। क्यों 125 का डिफरेंस देखें, 125 केल्विन, तो 125 केल्विन को जब आप 273 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास तकरीबन आंसर आता है 2550 और 23 48, 148 -148 डिग्री सेल्सियस। हम ऑब्वियसली बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि -268 से जंप करके सीधा -148। इट वाज 1986।
ठीक है। तो अब एक इससे भी बेहतर डिज़ाइन किया गया है एक यट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड। ये एक एलॉय है और एलॉय के साथ साथ ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। एक है यट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है। यट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड, इनको मिलाकर प्रोफेसर याओ लिन्स ली, ये चाइना के हैं साइंटिस्ट, इन्होंने फाइंड किया एक ऐसा सुपर कंडक्टर दैट इज सुपर कंडक्टर एट 163 केल्विन। तो अब 163 का मतलब क्या है, इट इज़ अबाउट -110 डिग्री सेल्सियस। तो हम कोशिश करके आहिस्ता आहिस्ता करीब पहुंचते चले जा रहे हैं। हमारा जो रूम टेम्परेचर, हमारा जो टारगेट है दैट इज़ अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस। -268 से 110 तक आना, हमने -158 तकरीबन इतना टेम्परेचर हमने काउंटर उसको कर लिया, उसको हमने ओवरकम कर लिया। अब सिर्फ और सिर्फ पीछे कितना रह गया, तकरीबन 135। और अगर ये हो जाता है इट विल बी अ वेरी बिग अचीवमेंट और उसके बाद देयर विल बी रेवोल्यूशन, ठीक है। एक दफ़ा इसका कॉन्सेप्ट फिर देख लें कि सुपर कंडक्टर्स में असल कॉन्सेप्ट क्या है। सुपर कंडक्टर्स में असल कॉन्सेप्ट ये है कि जब कि किसी वायर में से करंट पास करता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करता है और वो इलेक्ट्रॉन्स एटम के न्यूक्लियस के साथ कोलाइड करते हैं और इस कोलिजन के नतीजे में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी स्पीड कम हो जाती है। सो दे विल टेक लॉन्गर टाइम टू पास थ्रू द सर्किट, और जब उनको ज़्यादा टाइम लगेगा ऑब्वियसली इट मीन्स दैट वैल्यू ऑफ करंट डिक्रीजेस। ये होगी नॉर्मल कंडक्टर्स की बात। अगर हम किसी तरीके को यूज़ करके हम उन कोलिजन्स को मिनिमाइज़ कर दें देन वी आर टॉकिंग अबाउट ज़ीरो रेजिस्टेंस, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन नहीं होनी तो वो मैक्सिमम जिस वेलोसिटी से पास कर सकता है और मिनिमम जिस टाइम में पास कर सकता है उसमें पास करेगा। सो इसके नतीजे में रेजिस्टेंस विल ड्रॉप टू ज़ीरो, और जब रेजिस्टेंस ज़ीरो हो गई व्हाट डज इट मीन, देयर विल बी नो डिसिपेशन ऑफ पावर। पावर डिसिपेट नहीं होगी, मैंने फॉर्मूला लिख दिया P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, एंड R इज इक्वल टू ज़ीरो, सो ऑब्वियसली पावर डिसिपेशन थ्रू द सर्किट विल बी इक्वल टू ज़ीरो। ऑन द अदर हैंड इन टेम्परेचर्स, लो टेम्परेचर्स को, इस चीज़ को अटेन करने के लिए हम टेम्परेचर को कम करते हैं कि अगर हमने उस इलेक्ट्रॉन की, उस न्यूक्लियस की वाइब्रेशन को मिनिमाइज़ करना है देन वी विल हैव टू डिक्रीज द टेम्परेचर। और जब टेम्परेचर कम होता है तो ऑब्वियसली जो मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल है दैट विल बी स्लो डाउन, और जो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उनकी कोलिजन नहीं होगी। अब जब इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन नहीं होगी, उस कोलिजन ना होने के नतीजे में हमें ये फ़ायदा होगा कि रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगी। सो द सब्सटेंस इज़ अ सुपर कंडक्टर। एप्लीकेबल अभी तक क्यों नहीं है, ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके लिए एक ही रीज़न है कि जितने भी सुपर कंडक्टर्स हैं उनको हमने बहुत लोअर टेम्परेचर पे जाकर अटेन किया उनकी सुपर कंडक्टिविटी को, और जो हमारे पास आज तक का बेस्ट है बुक के मुताबिक वो तकरीबन है -110 डिग्री सेल्सियस। प्रोफेसर याओ लिन्स ली का यट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड, लास्ट में कुछ पढ़ रहा था तो उसमें तकरीबन ये वैल्यू मैंने -90 पे देखी, एक नया अलॉय बनाया गया है। तो ये वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता हम अचीव करते चले जा रहे हैं। सूनर विल गेट द सुपर कंडक्टर्स ऑन द रूम टेम्परेचर, इट्स नॉट फॉर बियॉन्ड। सो नेक्स्ट चीज़ अब इसमें आ जाती है व्हाट आर इट्स एप्लीकेशंस। तो सुपर कंडक्टर्स की जो एप्लीकेशन है ना, सबसे अच्छी एप्लीकेशन वो तो है जी कंप्यूटर के अंदर माइक्रोचिप्स जो लगाई जाती हैं, अगर उनमें सुपर कंडक्टर्स यूज़ हो जाएं तो एक आम सिस्टम जो बिल्कुल नॉर्मली हमारे लिए वर्क कर रहा है इट विल बिकम अ सुपर कंप्यूटर। एक आम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके प्रोसेसर के अंदर आप लोगों ने, उसकी चिप्स के अंदर आप लोगों ने एक सुपर कंडक्टर इंस्टॉल कर दिया है, और सुपर कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी के रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, तो वो सर्किट इतना तेज़ वर्किंग कर रहा होगा दैट इट विल बिहेव लाइक अ सुपर कंडक्टर्स। तो इनको उन चिप्स बनाने में यूज़ किया जाएगा, लेकिन अभी तक
पॉसिबिलिटी बहुत कम है। फिर आप लोगों ने वो लेविटेशन ट्रेन्स देखी होंगी, उनके अंदर इनको यूज़ किया जाता है, लेकिन वहाँ पर भी अभी तक जो टेक्निक यूज़ की जाती है वो मैग्नेटिक फील्ड की मदद से। फिर एक ट्रेन स्लाइड करती है, ट्रेन जो आप लोगों ने बुलेट ट्रेन्स का नाम सुन रखा है, वो बुलेट ट्रेन्स ट्रैक के ऊपर नहीं चल रही, वो बुलेट ट्रेन सस्पेंडेड होती है मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। तो उनको बनाने के लिए भी हमारा प्लान यही है कि अगर हम सुपर कंडक्टर्स को अटेन कर लेते हैं तो उनमें इनको यूज़ किया जा सकता है। ये थे जी हमारा टॉपिक सारा का सारा सुपर कंडक्टर्स का। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि करंट और मैग्नेटिज़्म, हमने इसको चैप्टर 14 में डिस्कस किया था। मैं उन सारी चीज़ों को एक दफ़ा फिर से कंबाइन करूँगा और हम देखेंगे कि करंट आखिरकार मैग्नेटिक इफ़ेक्ट कैसे प्रोड्यूस कर लेता है। अल्लाह हाफ़िज़।